हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कल फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स और देन सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट्स वगैरह के बारे में, नीड ऑफ मेजरमेंट के बारे में देखा था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? डिराइव्ड क्वांटिटी। तीन तरह का क्वांटिटी होता है फिजिकल क्वांटिटी: फंडामेंटल, डिराइव्ड और क्या, सप्लीमेंट्री। तो फंडामेंटल में हम लोग 7 फंडामेंटल देख चुके थे। मास, लेंथ, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी, ये सब हो गया। उसके बाद हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट में था प्लेन एंगल, किसी प्लेन पे बनने वाला, और एक एंगल था कोन वाला, जो आइसक्रीम के कोन में हम लोग देखे थे, यानी सॉलिड एंगल, जो कि 3D एंगल एक तरह से होगा बेसिकली। तो वो और प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये सब बेसिक बातें हम लोग जानते हैं। थीटा से रेडियन, रेडियन से थीटा में कन्वर्ट करना, ये सब आगे मैथ में भी पढ़ेंगे, बाकी हम यहाँ भी देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी में मैंने बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जिसको कि हम लोग किसी अदर पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब अदर क्वांटिटी का जरूरत नहीं पड़ता है उसको डिफाइन करने के लिए। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जो कि एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से इसको बनाया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द quantities which are derived from डेरिवेशन का मतलब ये है कि लिया गया है, derived from one or more than one फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। FPQS का मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 और मोर देन 2 लिखना चाहिए था, आप 1 और मोर देन 1 सिर्फ क्यों लिख रहे हैं? कि भाई जब भी क्वांटिटी, जब किसी चीज़ तीसरा चीज़ को मिलाना है तो कोई 2 चीज़ें लेंगे तभी तो तीसरा चीज़ मिलेगा, फिर भी आप यहाँ पे 1 लिख रहे हैं। वहीं पे किसी किसी बुक में डेफिनेशन, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, एक मेरा ये खुद का पढ़ा हुआ नोट्स है, तो इसमें डेफिनेशन जो है कहाँ गया, हाँ नहीं, इसमें तो खैर लिखा हुआ है कि दो यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। वो तो यूनिट का बात कर रहा है। अच्छा चलिए हटे। तो कहीं कहीं बुक में आपको देखने को, या फिर कहीं कहीं देखने को मिलेगा कि वहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है द क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा नहीं है, वो एक से भी ज़्यादा हो सकता, एक से भी काम चलेगा। जैसे अगर हम एरिया का बात करते हैं, सबसे पहला हम लोग एरिया का बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, लेंथ इनटू, अगर हम रेक्टेंगल का बात करते हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो क्या लेंथ भी एल है और ब्रेथ, ब्रेथ बोलते बस है चौड़ाई, लेकिन वो है तो एक तरह का लंबाई ही ना। मतलब अरे ब्रेथ को, जैसे ये लेंथ हुआ और ये ब्रेथ हुआ, ब्रेथ बोलिए चाहे ब्रेथ बोलिए, तो ये भी तो एक तरह का लंबाई ही ना है। इसको भी तो मेजर करते, जैसे इसको इधर मेजर कर रहे हैं वैसे इधर इसको मेजर कर रहे हैं, तो एक तरह का ये भी लेंथ ही है। ब्रेथ इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लेंथ। तो एल इंटू एल हो गया, यानी कि एरिया का फॉर्मूला जो डायमेंशन हो गया एक तरह से एल इंटू एल हो गया। तो एरिया बराबर क्या हो गया, लेंथ का क्या चीज़ में नापते हैं, मीटर में, और ब्रेथ को क्या चीज़ में नापते हैं, मीटर में, यानी कि एरिया का फॉर्मूला हो गया मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए कि एरिया जब भी किसी चीज़ का निकलता है तो हम उसको मीटर स्क्वायर बोलना सही रहेगा या फिर उसको स्क्वायर मीटर बोलना सही रहेगा? बोलिए, आप उसको मीटर स्क्वायर बोलना सही मानिएगा कि स्क्वायर मीटर मानिएगा सही? चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं। जब आपको लगता होगा कि बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो गया होगा कि क्या पूछ दिए सर। देखिए, जब आप किसी इस कोई भी बुक आप देखिए मैथमेटिक्स का 9th 10th किसी भी, एरिया का फॉर्मूला, तो जब उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बुक वाला गलती नहीं करता है। हम जब भी एरिया मान लीजिए इसका कैलकुलेट किया, मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो हम लोग इसका एरिया बेसिकली लिख देते हैं 6 मीटर स्क्वायर। सही,
जब ये फॉर्मूला यूनिट के टर्म में लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये सही है, लेकिन आंसर एग्जाम में एरिया को इस तरह से नहीं लिखेगा। बुक वगैरह में देखिएगा वो यहाँ पे स्क्वायर मीटर लिखता है, ठीक है, क्या लिखता है, स्क्वायर मीटर। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जब हम बोलेंगे, जैसे हम पूछेंगे आपको कि क्या इस एरिया, इस फील्ड का एरिया कितना है, तो अगर आप बोलिएगा 6 मीटर स्क्वायर तो वो बोलना गलत हो जाएगा। बेसिक बेसिक सा बात है, चल देंगे। 6 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो बोलना गलत है, 6 स्क्वायर मीटर बोलना सही है। क्यों सही है, क्यों गलत है, वो समझिए। देखिए, मीटर स्क्वायर जब हम बोलते हैं, जब हम ये बोल रहे हैं मीटर स्क्वायर, तो जब भी किसी यूनिट में कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो 1 मीटर स्क्वायर है। जैसे न्यूटन हम बोल दिए, तो अगर सिर्फ न्यूटन बोल रहे हैं तो समझिए कि वो 1 न्यूटन का बात कर रहे हैं। तो अगर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर है, तो ये 1 मीटर स्क्वायर से क्या, इससे क्या इम्प्लॉय करता है, 1 मीटर स्क्वायर जो है ये बता रहा है कि एक स्क्वायर है जिसका कि लेंथ है 1 मीटर। एक स्क्वायर है जिसका कि लेंथ एंड विड्थ क्या है, साइड जो है उसका क्या है, 1 मीटर है। इस बात का मतलब ये निकल के आता है, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब कि एक स्क्वायर है 1 मीटर साइड का। लेकिन इस स्क्वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ये हमको बताता है कौन सा चीज, ये हमको बताता है स्क्वायर मीटर। याद रखेंगे, कभी भी बुक में आप एरिया का वाले फॉर्मूला में देखिएगा स्क्वायर मीटर, जैसे क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम में क्यूबिक मीटर लिखेगा, ना कि मीटर क्यूब लिखेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, क्लियर। तो एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। जब बोल रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, और मतलब लिख रहे हैं तो इस तरह से मीटर स्क्वायर लिखेंगे, बोलेंगे तो स्क्वायर मीटर। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर मीटर। इसको पढ़ेंगे आज से, स्क्वायर मीटर, ठीक। दूसरा हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम का, दूसरा बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम इजिकल टू क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। नॉर्मल सब जो भी है आप 9th-10th में पढ़े, अभी उसी का बात कर रहे हैं हम लोग। तो एरिया इंटू हाइट, क्या एरिया को अभी हम लोग देखे थे कि एल इंटू एल था, और हाइट भी एक तरह का लेंथ ही है, लंबाई लो चाहे चौड़ाई लो चाहे ऊंचाई लो, आप हर चीज़ को तो आप नाप रहे हैं। तो जब कोई भी चीज़ नाप रहे हैं तो एक डिस्टेंस ही है, एक लेंथ ही है वो। तो ये एल एल, तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। बोलेंगे इसको क्या, इसको बोलेंगे क्यूबिक मीटर। क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक मीटर। मीटर क्यूब नहीं बोलेंगे, क्यूबिक मीटर बोलेंगे। वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, क्यूबिक मीटर बोलेंगे। तो वॉल्यूम को डिराइव कर लिए हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका कि नाम है लेंथ। एरिया को डिराइव कर लिए फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका कि नाम है लेंथ। तो आप देखिए ना, एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं ना, लेंथ। तो द क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम 1 और मोर देन 1 फंडा, तो एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी से एरिया आ गया, एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी से वॉल्यूम आ गया। लेकिन अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए थर्ड एग्जाम्पल हमारा है डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। तो ये डेंसिटी क्या हो जाता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको इसीलिए मास डेंसिटी भी कहते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। इस डेंसिटी, अगर कभी भी डेंसिटी लिखा हुआ है मतलब नॉर्मल कुछ नहीं बोला गया है, तो मास डेंसिटी होता है, ठीक। वेट डेंसिटी भी हो सकता है, लाइट चैप्टर में ऑप्टिकल डेंसिटी भी होता है, तो यहाँ पे वो मास डेंसिटी है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास के लिए यूनिट हमारा क्या है, केजी है, और वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर है। क्यूबिक मीटर है तो केजी पर मीटर क्यूब हो गया डेंसिटी का यूनिट, क्लियर है ना। तो इसको कितना डायमेंशन का जरूरत पड़ा, ऊपर मास का जरूरत पड़ा और नीचे वॉल्यूम का जरूरत पड़ा, है ना। m/l क्यूब हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे, अभी यूनिट बस देखिए, फोकस कीजिए, अभी इस पे हम दोबारा आएंगे। केजी पर मीटर क्यूब हो गया। तो देखिए ना, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी था, और यहाँ पे फंडामेंटल वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे मास डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये कभी भी फंडामेंटल नहीं है। यहाँ फंडामेंटल क्या है, मास है और लेंथ है। यहाँ से पता चल रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी का, इस तरह से लिखने पे, है ना। इसलिए इसको फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल क्वांटिटी वाला फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब हो गया मास डेंसिटी। अब अगर बात करते हैं स्पीड का या फिर वेलोसिटी का, स्पीड या वेलोसिटी का, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अभी आप
उस पर नहीं जाएंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट होता है, अरे वेलोसिटी चाहे स्पीड, अभी हम मैग्नीट्यूड का बात बोल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डिस्टेंस ना, इसलिए डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस है यानी कि लेंथ है, और टाइम है यानी कि टी है। तो यहाँ पे दो डायमेंशन, दो फंडामेंटल क्वांटिटी आपको दिख रहा होगा, एल और टी, यानी कि लेंथ और टाइम। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। स्पीड वेलोसिटी, अच्छा कभी भी जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी 7 बना दिए, 7 बना दिए, कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या डेंसिटी का सिंबल मान लीजिए रो है, क्या डेंसिटी रो, मास एम एंड वॉल्यूम कैन बी फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या इस तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी बना सकते हैं, क्या क्या बन सकता है, तो आंसर है नहीं। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा रिलेशन जो कि हम लोग को नोन है, आने वाले समय में कुछ और भी आप फॉर्मूला जानेंगे, जैसे अभी ये फॉर्मूला जान रहे हैं आप, उसी तरह से आने वाले समय में बहुत चीज़ फॉर्मूला आप जानेंगे। तो अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी हमको पता है, तो फिर अगर उसको दे दिया जाएगा तो उसको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन समझ में आया, फंडामेंटल अभी आप साथ ही मानना है, कंडीशनल क्वेश्चन बनता है आईआईटी एडवांस में, कंडीशनल बनता है कि मान लीजिए अगर ये फंडामेंटल होता तो, इस तरह से, ठीक है, हम लोग सब देखेंगे आगे। बट अभी याद रखिएगा कि कभी आपसे पूछे कि क्या डेंसिटी, मास और वॉल्यूम को फंडामेंटल बना सकते हैं, आंसर है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, ये रिलेशन हमको पता है, और वहाँ पे फंडामेंटल मास और लेंथ है, न कि वॉल्यूम है, ठीक। तो स्पीड का फॉर्मूला आ गया मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आगे बढ़िए। अभी बहुत सारा हार्ड, अब जैसे बुक वगैरह खोलेगा तो उसमें बहुत सारा क्वांटिटी दिया रहेगा, तो जो हमारे सिलेबस में आने वाला है, आने वाले समय में आएगा खुद ब खुद, तो उस समय उस चैप्टर को में देख लिया जाएगा। सारा फार्मूला अभी देखिएगा तो कंफ्यूज कर जाएगा, जैसे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ना, बहुत सारी चीज़। अभी हम लोग बेसिक बेसिक चलेंगे, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है 9th-10th में, वही देखेंगे बस, ठीक। थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाएंगे तो हो गया। मास, डेंस, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं पांचवा में। पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं किसका, हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन बोल दे चाहे रिटार्डेशन बोल दे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v1/v2/t। तो वेलोसिटी का ऊपर यूनिट क्या रहने वाला है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम का सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन भी हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है। छठा, अगर हम मोमेंटम का बात करें, अभी क्लास 11th में हम लोग मोमेंटम दो तरह का पढ़ेंगे, लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। 9th में हम सिर्फ मोमेंटम के नाम से जानते थे, वो लिनियर होता था, क्यों, क्योंकि मोमेंटम वहाँ देखते थे ना कि एक सीधा लाइन पे मोशन हो रहा होता था, इसलिए उसको लिनियर मोमेंटम कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस समय इसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, ठीक है। वो सब हम लोग इस साल जो है 11th में पढ़ने वाले हैं। तो मोमेंटम का सिंबल स्मॉल p होता है, m इंटू वेलोसिटी, m इंटू v, ठीक है। देखिए वेलोसिटी को जनरली कर्व्ड भी से और वॉल्यूम को जनरली बड़ा भी से दिखा देते हैं जनरली, ठीक। तो मास इंटू वी, तो मास का यूनिट क्या है हमारे पास केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है, केजी के लिए मास है, और ये मीटर के लिए लेंथ है, और टाइम है यहाँ पे, तो ml/t। इसको ऐसे लिख देंगे कि ml और t के पावर -1, ml t के पावर -1, ठीक है। सातवां मोमेंटम हो गया। अब फोर्स का बात करते हैं, ठीक है, किसका बात करते हैं, फोर्स का। तो फोर्स जानते हैं सेकेंड लॉ से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब 9th क्लास में तो आपको पढ़ा दिया गया है कि दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ, बट अब हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे कि ये न्यूटन सेकेंड लॉ एग्जैक्टली नहीं होता है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ का एक ये केस है, एक पर्टिकुलर केस है, m इंटू है, ठीक है। सब हम लोग इस बार पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फिजिक्स हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों को फिजिक्स से प्यार नहीं हुआ है तो आपको 11th क्लास में फिजिक्स से प्यार जरूर हो जाएगा, और अगर आपको 11th क्लास में फिजिक्स से प्यार नहीं होता है, इसका मतलब आप कहीं गलत जगह पढ़ रहे हैं। क्लियर बात, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये भी याद रखिएगा, अगर कितना भी कोई मोटिवेशन कर देता है 12th वालों का कि ठीक है हुआ 11th नहीं पढ़ा फिर भी हो जाएगा, नहीं रे, हम जानते हैं ना, आपको बाद में मोटिवेशन करने के लिए बात बोला जाता है कि क्या करें बच्चा को मोटिवेट, लेकिन जो रियलिटी है उससे भागना नहीं है। अगर आपका 11th का फिजिक्स बर्बाद है ना, तो फिर समझिए कि बर्बाद है, जीवन बर्बाद है, फिर समझ जाइए, बहुत बड़ा बात हम बोल रहे हैं। 11th का फिजिक्स बर्बाद है मतलब
पढ़ाई के क्षेत्र में आप, बाकी आप कुछ कर लीजिए वो अलग बात है, लेकिन आप पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत पीछे हो जाइएगा, एकदम लिख के ही बात हम दे सकते हैं। और फिजिक्स ही नहीं, 11th में फिजिक्स है तो इंग्लिश भी पढ़ना है, तो हिंदी भी पढ़ना। क्यों हम लोग मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हम कुछ सोचे हैं, कुछ सपना देखे हैं। अगर आपको आईआईटी लेना है तो आपका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का तीनों स्ट्रॉन्ग होना होगा। अगर आपको नीट का तैयारी करना है तो आपको बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का तीनों स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर कोई बच्चा ये सोच लेता है ना कि मेरा फिजिक्स कमज़ोर है लेकिन मेरा केमिस्ट्री और मैथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो भी आप गलत ट्रैक पे हैं। और कोई बच्चा ये सोच लेता है कि नहीं नहीं मेरा मैथ और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स नहीं भी है, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है मैथ नहीं भी है, इस तरह का फीलिंग अगर है तो आप रेस से पहले ही बाहर हो चुके हैं। आप अपने आप को ही पहले बाहर कर ले रहे हैं इस तरह का बात सोच के। हम लोग को कोई बताने वाला नहीं हुआ करता था, आज आप लोग को बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये बात है कि हर जगह सही चीज़ बताया भी नहीं जाता है। हो सकता है आपको हम पे विश्वास अगर नहीं भी हो रहा होगा तो हो सकता है अगर आप मेरा बात नहीं मानेंगे तो आगे चल के कभी मेरा बात आपको याद आएगा, लेकिन उससे अच्छा है कि अभी यही बात माने, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोच समझ के और जिम्मेदारी से कोई भी बात बोल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो हम लोग को सब सब्जेक्ट को फोकस करना है, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो। केमिस्ट्री तो हमारा और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री भी स्कोरिंग, केमिस्ट्री ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर फिजिक्स मैथ कभी धोखा देता है तो केमिस्ट्री निकाल लेता है आदमी। और बहुत लोग को देखते हैं कि वो अलग ही दुनिया में जी रहा है कि सर हम लोग काहे पढ़ते हैं केमिस्ट्री, सर हम लोग को क्यों पढ़ाया जाता है जब थ्योरी सब रॉन्ग ही है। वही पढ़ के सब सिलेक्शन ले रहा है, मानते हैं गलत है, ठीक है, नहीं पढ़ाना चाहिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन अगर वही पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो रहा है तो हमको तो सिलेक्शन करके अभी जीवन बताना है। ये थेसिसबाजी करने से कोई फायदा नहीं। a+b² से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई नहीं पड़ेगा तो क्या करना है, हैं? नहीं पड़ेगा तो क्या, तो तुम कब पढ़ने का आए हो, छोड़ दो ना पढ़ाई अभी। तो मेरा कहने का मतलब है कि फालतू बात में आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। बीच बीच में जब जरूरत पड़ेगा तो इस तरह का मोटिवेशन आपको दिया जाएगा। तो फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऐसा यूनिट का लिखने का कुछ तरीका भी होता है, जैसे ऐसा यूनिट कभी भी आप लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए एक लाइन में ही पावर, जो भी चीज़ डिवाइड में है तो नीचे पे क्या हो जाएगा, पावर उसका माइनस में लग जाता है। तो इस तरह से लिखते हैं ना, तो देखिएगा बुक सब में ये सब चीज़ फॉलो करता है, हम लोग बुक को ध्यान नहीं देते। ये सब एक तरीका होता है लिखने का, एक तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, जैसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में है उसको उछाल के ऊपर में लिख देंगे, -2 कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या है? मास है, लेंथ है और टाइम है, ठीक है। केजी के लिए मास, मीटर के लिए लेंथ और टाइम के लिए T⁻², ठीक है। चलिए, 7 हो गया फोर्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको एक बात पता चलेगा अभी 11th क्लास में कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख देने से बहुत ब्लंडर हो जाएगा वर्क के साथ, ठीक है। अगर हम फोर्स इंटू इस तरह से डिस्टेंस लिख रहे हैं ना तो ये एक अलग क्वांटिटी दे रहा है जिसका कि नाम पड़ेगा टॉर्क। अभी 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क क्या होता है। तो फोर्स इंटू क्रॉस लगा हुआ है तो टॉर्क हो गया, डॉट लगा हुआ है तो वर्क हो गया। बहुत बड़ा बात है ये, क्योंकि आप लोग जानते हैं 9th क्लास में थोड़ा बहुत स्केलर और वेक्टर पढ़े हैं। जब भी डॉट रहेगा ना वो क्वांटिटी स्केलर हो जाएगा, जब भी क्रॉस होगा तो वो क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगा। तो क्या अभी आप हमको बता सकते हैं क्या कि टॉर्क कैसा क्वांटिटी है? क्योंकि इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब ये वेक्टर है। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क है, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। अब क्योंकि ये फोर्स जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोल दिया गया था न्यूटन, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम भी हो जाता है। अच्छा, जब भी किसी यूनिट को साइंटिस्ट के नाम से बताया जाएगा तो उस साइंटिस्ट का नाम कैपिटल N से उसको इज्जत दिया जाता है। लेकिन सिंबल में अगर इसका पूरा नाम लिखना होगा तो हम लोग स्मॉल n से न्यूटन लिखेंगे। ये सब बात बेसिक हम लोग पूरा फिजिक्स पढ़ते समय करेंगे। अलग से कोई टॉपिक नहीं बना देंगे कि क्या होता है यूनिट, कैसे लिखाता है, इसको हम लोग पढ़ते पढ़ते बीच में ही करेंगे। कभी किसी साइंटिस्ट के नाम पे कोई यूनिट है, फिर से बोलेंगे तो स्मॉल लेटर में हमको लिखना है। लेकिन अगर उसका सिंबल लिख रहे हैं तो कैपिटल N से उसको इज्जत दिया जाएगा। जैसे एम्पियर लिखना है तो कैपिटल A से उसका सिंबल लिखिए, लेकिन लिखना होगा तो एम्पियर इस तरह से स्मॉल में लिखेंगे। बिल्कुल सही बात। चलिए,
तो वर्क फोर्स का न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। और यहाँ पे अगर हम डायमेंशनल का बात करते हैं, मतलब यूनिट का बात करते हैं, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे था, और उसमें डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन और हो गया है। अगर हम इसमें रखते हैं डायरेक्ट तो ये केजी, लेकिन इस पर मीटर का भी स्क्वायर हो गया है, और सेकेंड पे तो -2 था ही। मीटर का स्क्वायर क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ मीटर था और उसमें एक ये डिस्प्लेसमेंट ये मीटर में फिर से मल्टीप्लाई हो गया है इसमें, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है तो इसका भी यूनिट तो वही हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर। यूनिट में डॉट ही लगता है, यूनिट में कोई दिक्कत नहीं, यूनिट में नहीं क्रॉस लगाने लगेगा, ठीक है ना। यूनिट में आप नॉर्मली डॉट लगा सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये टॉर्क हो गया। टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये टॉर्क। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी का। तो ऐसे तो आपको याद रखने के लिए हम बता देते हैं कि वर्क ही तो एनर्जी होता है ना। वो 9th क्लास में इतना तो बेसिक वर्क पावर एनर्जी पढ़े हुए हैं कि वर्क ही तो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी का भी यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग जूल कहेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है, जूल। अब देखिए साइंटिस्ट के नाम पे है तो स्मॉल जे से हम लोग लिखेंगे, लेकिन सिंबल कभी दिखाया जाएगा तो कैपिटल जे से। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, जब आप एनर्जी का एक बार जूल देख लिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी तो एक एनर्जी है, तो इसका भी आंख बंद करके आप लिख सकते हैं। नहीं तो आपको हम बता देते हैं कि देखिए यहाँ 1/2 है, तो ये तो एक कांस्टेंट है, इसका तो कुछ यूनिट होगा नहीं। ये क्या है, मास होता है, तो मास का यूनिट क्या हो जाएगा केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर कर देना है। तो देख लिए क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से कभी पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो भी आप फाइंड कर लेंगे, आपको यही वाला चीज़ आने वाला है, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी हम लोग इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें वो वैल्यू का अपना अपना यूनिट लिखेंगे। जैसे वर्क का था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट फिर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, दोनों को सॉल्व करेंगे और इस तरह से हम लोग यूनिट बना लिया करेंगे। क्लियर है। तो आई होप कि डिराइव्ड क्वांटिटी में हम आपको अभी इतना ही बनाते हैं, फिर यही सब जो है फिर से रिपीट हो जाएगा जब हम आपको फंडामेंटल या डायमेंशनल फार्मूला पढ़ाएंगे। तो इस लेक्चर में आज हम इतना ही तक रखते हैं। बहुत सारा बात आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट किए हैं, क्योंकि ये सब बात शुरू में ही जान लेना जरूरी होता है। आप तीनों सब्जेक्ट को बराबर मान्यता देंगे, क्योंकि जब एग्जामिनेशन आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, जब एग्जाम आपके साथ बराबर क्वेश्चन, और वो अलग बात है कि नीट में बायोलॉजी का ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो अपना हिसाब से, जैसे नीट वाले तो बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ तो पढ़ना है। मिनिमम 2 घंटा मैथ, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बायो तो पढ़ना है। अब आपके ऊपर है कि आपको जिस सब्जेक्ट पे ज़्यादा डिमांड कर रहा है उसको आप अपना हिसाब से टाइम ज़्यादा दीजिए। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आई होप कि आप ये सब वीडियो लाइक कर रहे होंगे, आपको सारा बात समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, हम आप कोशिश करेंगे कि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें बता के आपको जो है समझाने का कोशिश करेंगे आप। चलिए ठीक है, थैंक यू।